अपने चारों ओर नज़र दौड़ाने पर हमें विभिन्न प्रकार की वस्तुएँ नज़र आती हैं। आस-पास देखते हैं तो बहुत सारी वस्तुएँ हमें नज़र आती हैं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग-अलग है। सबका डिज़ाइन अलग है, सबका बनावट अलग है। कोई मिट्टी से बना है तो कोई पत्थर से बना है। तो बनावट का मतलब उसको बनने में जिन चीज़ों का सहयोग लिया गया है। इस विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है, उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। यानी जो भी वस्तु किसी भी सामान से बना है, उसको साइंटिस्ट के हिसाब से पदार्थ का नाम दिया गया है। यहाँ पे कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखिएगा आप लोग। जिस हवा में हम श्वास लेते हैं, जो हम खाना खाते हैं, भोजन खाते हैं, पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, यहाँ तक कि पानी की एक बूंद या रेत का एक कण, ये सभी पदार्थ हैं। मतलब समझ जाओ कि सारा जो सब कुछ आ रहा है, इवन हवा तक भी वो सारा चीज़ पदार्थ में ही आ रहा है। मैटर जिसको बोलेंगे। ध्यान देने योग्य बात यह भी है कि ऊपर लिखी सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान घेरती हैं। स्थान घेरती हैं का मतलब उनमें कहीं न कहीं आयतन है तभी तो वो स्थान घेर रही हैं। आयतन है, भार है, द्रव्यमान होता है। इसका मतलब यानी कि वो स्थान घेरेंगी। सपोज दैट एक एग्जांपल लेते हैं। एक गुब्बारा है। एक गुब्बारा जब फूला हुआ नहीं रहता तो पिचका हुआ रहता है, तो उसका कुछ द्रव्यमान उतना पता नहीं चलेगा आपको। लेकिन जैसे ही उसमें आप हवा भर देते हैं गुब्बारे में, वो गुब्बारा फूल जाता है और एक ज़्यादा स्थान ले लेता है। तो कहीं न कहीं ये पता चलता है कि उसमें हवा है तभी तो वो फूल गया है। तो हवा क्या कर रही है? स्थान ले रही है। तभी तो गुब्बारा उतना फूला हुआ है। क्योंकि जब पचका था गुब्बारा उसके अंदर उतनी हवा नहीं थी, था ही नहीं, ऑलमोस्ट ना के बराबर। प्राचीन काल से ही मनुष्य अपने आसपास को समझने का प्रयास करता रहा है। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने यानी हमारे जो फिलोसफर रह चुके हैं, उन्होंने बताया है कि हमारा जो भी पदार्थ है वो 5 मूल तत्व से बना है। 5 बेसिक एलिमेंट से बने हुए हैं हमारे जो भी पदार्थ है। अकॉर्डिंग टू एंशिएंट हमारे जो इंडियन फिलोसफर रहे हैं उन्होंने कहा है कि हमारा सब चीज़ 5 तत्वों से मिलके बना है और ये 5 तत्व हैं वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। ये इंडियन फिलोसफर के हिसाब से बताया गया है कि जो भी मैटर है, जो भी चीज़ें हैं, इन्हीं पाँचों से ही बनी हुई हैं। उनके अनुसार इन्हीं पाँचों तत्वों से सभी वस्तुएँ बनी हैं, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव। कहने का मतलब था कि जो भी चीज़ है, जैसे सजीव है जो मतलब अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहा है, साँस ले रहा है, ग्रो कर रहा है, लेकिन निर्जीव जिसमें इसके विपरीत प्रक्रिया है, वो साँस नहीं ले रहा है, ना अपने जैसे बच्चे पैदा कर रहा है, वो भी साइकिल है जैसे, तो साइकिल अच्छा एग्जाम्पल है निर्जीव का, वो भी कहीं न कहीं 5 ही तत्वों से मिलके बना है। उस समय के यूनानी दार्शनिकों ने भी पदार्थ को इसी प्रकार वर्गीकृत किया था। यानी यूनान, ग्रीक के जो रहने वाले बहुत सारे दार्शनिक थे, फिलोसफर थे, उन्होंने भी इस बात पे पुष्टि कर दी, सहमति जता दी कि हाँ, ये पाँचों तत्वों से ही हमारा मैटर बना हुआ है। बोलिए सपना? कहीं इससे ये पता चलता है कि कोई भी जो पदार्थ है, कोई भी सब्सटेंस है, वायु, पानी, हर चीज़ को इन्होंने क्यों कहा है कि वो पाँचों तत्वों से मिलके बना है। तभी तो यूनान के दार्शनिकों ने भी इस बात पे सहमति जता दी और कहा कि हाँ, हाँ, सही बात है। ये सारी चीज़ें जो है, जितना भी पदार्थ है हमारे आस-पास में, वो 5 ही तत्वों से मिलके बना है, जिसमें वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश है। बट मॉडर्न जो साइंटिस्ट हैं, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रकृति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है। आजकल के जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, उनके हिसाब से उनका कहना है कि हमारे आस-पास जो भी वस्तुएँ, सामान मौजूद हैं, पदार्थ मौजूद हैं, दे आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 प्रिंसिपल, मतलब 2 चीज़ों पे डिवाइड है। एक उनकी केमिकल नेचर पे, साथ-साथ उसका एक फिजिकल नेचर पे। यानी कि आजकल जो चीज़ें हैं, 2 भौतिक मतलब प्रकृति के आधार पे और रासायनिक प्रकृति के आधार पे डिवाइड की गया है। आजकल का जो भी पदार्थ है, दिखने को जो भी मिल रहा है, मतलब आजकल के साइंटिस्टों के हिसाब से ये थ्योरी लागू होती है कि 2 प्रकार से डिवाइड किया गया है। भौतिक गुणधर्म, यानी भौतिक गुणधर्म का मतलब होता है फिजिकल प्रॉपर्टी का मतलब हो गया, जैसे देखने में उसकी बनावट कैसी है, उसकी संरचना कैसी है, उसका क्या भौतिक व्यवहार है। और केमिकल नेचर का मतलब हो गया जब वो किसी के साथ मिल रहा है तो क्या रिएक्ट कर रहा है, हवा पे रखने पे क्या होता है, पानी में रखने में क्या होता है। दे आर द केमिकल प्रॉपर्टी, केमिकल नेचर के हिसाब से हो गया। भौतिक परिवर्तन, भौतिक गुणधर्म हो गया जब देखने में जैसे एक जैसा लग रहा है, या वह देखने में एक जैसा लग रहा है, या बनावट एक जैसी है, संरचना एक जैसी है, तो वो भौतिक गुणधर्म हो गया। उसकी अवस्था में कोई चेंजिंग नहीं होगा मैम, भौतिक गुणधर्म में, हाँ, तो लेकिन मतलब ये रासायनिक में हो जाएगा।
ये बोल रहे हैं बेटा यहाँ पे कि आजकल के जो साइंटिस्ट है ना, उन्होंने हमारे आसपास जो भी पदार्थ मौजूद हैं उनको दो कैटेगरी से डिवाइड किया, दो तरीके से डिवाइड किया है। अगर भौतिक गुणधर्म जिनको मिल रहा है उनको एक कैटेगरी में डाल दिए हैं वो लोग, और जिनका नहीं मिल रहा है यानी केमिकल कंपोजिशन, रासायनिक संरचना के हिसाब से दूसरे कैटेगरी में डाल दिया गया है। ठीक है। इस अध्याय में हम भौतिक गुणों के आधार पर पदार्थ के बारे में और ज्यादा ज्ञान अर्जित करेंगे। पदार्थ के रासायनिक पहलुओं को आगे के अध्याय में पढ़े, मतलब आगे के चैप्टर में प्रकाश का जो रासायनिक केमिकल जो बिहेवियर है, केमिकल रिएक्शन है, ये सब चीजों के बारे में और आगे आपको पढ़ना है। यहाँ पे एक आया है टर्म, देख लीजिएगा। कभी भी हम जब एरिया निकालते हैं बेटा, समझाने के लिए बता रहे हैं, तो जैसे सपोज ये आयत है, एक आयत है ABCD, ये इसकी लंबाई है, ये इसका चौड़ाई है, तो एरिया क्या निकलेगा, L सेंटीमीटर और B सेंटीमीटर। तो L सेंटीमीटर इंटू B सेंटीमीटर जब आप करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा, एरिया LB सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरीके से जब आप किसी चीज़ का वॉल्यूम निकालते हैं, जैसे एक क्यूबॉइड है, घनाभ है, उसका आप जब निकालते हैं तो इसमें थ्री डायमेंशनल ये फिगर है। इसमें लंबाई भी होगी, इसकी चौड़ाई भी होगी, और यहाँ से यहाँ तक इसकी हाइट भी होगी। लंबाई L सेंटीमीटर, चौड़ाई B सेंटीमीटर और हाइट यानी H सेंटीमीटर। तो जब आप इसका वॉल्यूम निकालते हैं L इंटू B इंटू जब H करोगे तो तीनों सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आता है सेंटीमीटर क्यूब आता है। तो वो समझाना था कि ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, इसके हिसाब से ऐसा होता है। यहाँ पे दिया है थोड़ा सा रिलेट करना। अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति के अनुसार आयतन का मात्रक आयतन का जो मात्रक है, एक मिनट, तो मेरे को बोलना था, एक एक घन सेंटीमीटर जब आयतन हो जाए, एक घन सेंटीमीटर का हो गया 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर। कहने का मतलब एक ऐसा चीज होगा जिसका लंबाई भी एक मीटर होगा, चौड़ाई भी 1 मीटर और ऊंचाई भी 1 मीटर। तो ये कहीं ना कहीं घन हो गया छोटा सा, इसलिए इसको घन सेंटीमीटर बोला गया है। तो ये तो घनाभ हो गया और ये घन हो गया, क्योंकि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें बराबर होती है उसको हम घन बोलते हैं, लेकिन लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई जिसमें बराबर ना हो वैसी संरचना को यहाँ पे घनाभ बोलते हैं। तो इसलिए यहाँ पे 1 घन सेंटीमीटर दिया गया है। आयतन मापने का साधारण मात्रक है लीटर। जब हम आयतन मापते हैं, जैसे आपको दूध चाहिए या कोई भी लिक्विड चीज चाहिए या पानी चाहिए, तो उस पे, या जब आप कोल्ड ड्रिंक्स लेने जाते हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पे आप देखोगे, जब आपको एक बोतल जो भी आप 1 लीटर 2 लीटर जो भी आप माजा थम्स अप जो भी खरीदते हैं, तो वहाँ लिखा रहता है 1.5 लीटर ऐसे लिखा रहेगा, 1.5 लीटर लिखा रहेगा या 2.5 लीटर लिखा रहेगा। तो कहने का मतलब है जो इस तरीके के सब्सटेंस है जो लिक्विड फॉर्म में ज़्यादा से ज़्यादा आते हैं, उनको हम, मतलब उसका जो आयतन है मापने के लिए हम लीटर का यूज करते हैं। 1 लीटर में 1 डेसीमीटर क्यूब होता है, या 1 डेसीमीटर क्यूब। 1 लीटर में क्या होता है, 1000 ml होता है। ये चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। 1 मीटर में 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब होता है। ये थोड़ा सा टर्म ये वाला याद कर लेना, क्योंकि मैथ के लिए ये मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। साथ साथ आगे पढ़ोगे नेक्स्ट आने वाले क्लास में, तो ये सब चीज़ों का भी साइंस में यूज किया गया है। उसके बाद यहाँ पे देखिए पदार्थ का भौतिक स्वरूप। जिस हिसाब से आपके भौतिक स्वरूप के बारे में ही हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे, लिखा ही है पीछे नीचे में, हम अब लोगों ने अभी तुरंत पढ़ा। भौतिक स्वरूप का मतलब क्या हो गया, मैंने पहले ही बताया कि वो बना किससे है, कैसे बनावट है उसकी, बना किस किस चीजों से है। पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। जैसे भौतिक स्वरूप में पहला जो आता है कि पदार्थ जो है, कोई भी छोटा सा छोटा सामान है, वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे स्मॉल पार्टिकल्स से मिलकर बना होता है। बहुत समय तक पदार्थ की प्रकृति के बारे में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। इतना जानना नहीं है कि हमारे जो साइंटिस्ट लोग के हिसाब से जब वो लोग कोई चीज को बांटते हैं तो दो विचारधारा फेमस था। एक विचारधारा यह मानना था कि एक विचारधारा के हिसाब से यह मानना था कि पदार्थ जो है लकड़ी के टुकड़े की तरह सतत होते हैं। यानी पदार्थ जो है, कोई भी पदार्थ हो, लकड़ी के टुकड़े के जैसा उसका सतह होता है। सतह कहने का मतलब उसका जो सरफेस होता है। लकड़ी का सतह कैसे होता है, रफ होता है ना, कि प्लेन होता है। लकड़ी का सतह रफ होता है, तो वैसा है कहने का मतलब। परंतु एक दूसरी विचारधारा का मानना था कि पदार्थ रेत के कणों से मिलकर बना होता है। सेकेंड विचारधारा ये कहती है कि जो भी पदार्थ है वो रेत के जो छोटे छोटे कण है उनसे मिलकर बना हुआ है। आइए एक क्रियाकलाप के द्वारा पदार्थ के स्वरूप के बारे में यह निर्णय करते हैं कि ये सतत है या कणों से मिलकर बने हैं। अब आपको एक्सपेरिमेंट के थ्रू पता चलेगा कि ये पदार्थ के कण लकड़ी के जैसे सतह है, लकड़ी की सतह के जैसे सतत है, या
सतत है वॉइस नहीं आ रही। या कणों से मिलकर बने हैं, या ये बताना एक्सपेरिमेंट के थ्रू थ्रू पता चल जाएगा कि पदार्थ जो है लकड़ी के सतह के जैसा सतत है, या कणों के जैसे उनकी संरचना है, पदार्थ जो रेत का कण है वैसा। एक 100 ml का बीकर लेना है। बीकर क्या होता है? एक ऐसा पॉट होता है, आप लोग बहुत बार देखे होंगे, थोड़ा ध्यान से देख लो। ऐसा पॉट होता है जिसकी बनावट ऐसी होती है, बीकर देखे होंगे बर्तन, वो बीकर होता है। थोड़ा सा आगे में चोंच निकला रहता है यहाँ पे। मुझे एग्जैक्ट बनाया नहीं आया, लेकिन वो बर्तन ही होता है जिसमें हम कुछ भी केमिकल्स रखते हैं। बीकर लेना है। इस बीकर को आधा जल के स्तर पर निशान लगा दें, मतलब आधा जो जल है, आधा इसके स्तर तक जल भर देना है। दिए गए नमक या शर्करा को कांच की छड़ की मदद से जल में घोल दें। अब क्या करना है कि या तो आप इसमें नमक डाल लो, शुगर डालो या नमक डालो, जो चीनी डालो या नमक डालो, दोनों में से एक ही डालना है। जल के स्तर में आए बदलाव पर ध्यान दीजिए। क्या आप एक बात बताओ, आधा भरा हुआ है इसमें पानी, वाटर यहीं तक है, वाटर है, ठीक है, और वाटर में आप शुगर या सॉल्ट ऐड कर दिए, तो क्या इसका जो लेयर है यहाँ से बढ़ के ऊपर तक आएगा? इसके ऊपर यहाँ तक जाएगा या नहीं जाएगा, ये बता दो। जैसे 1 चम्मच नमक डाल दिया या 1 चम्मच शुगर डाल दिया, तो नहीं क्या बढ़ेगा मैम। बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। अनन्या, बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा, वो तो घुल जाएगा ना। अच्छा ठीक है, आपके से रोशन। नहीं बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, खुशबू। नहीं मैम, नहीं बढ़ेगा। अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा। जिन्होंने भी बोला कि नहीं बढ़ेगा, क्यों नहीं बढ़ेगा अनन्या, समझ जाओ। क्योंकि बेटा 1 चम्मच आप जब इसमें नमक डालते हैं या 1 चम्मच शुगर डालते हैं, ऐड करते हैं इस आधा भरे हुए ग्लास में या बीकर में, आप कीजिएगा अपने घर में भी बैठ के, तो क्या होगा ना, चूंकि ये जो पानी है, सपोज दैट मैं यहाँ दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, ये छोटा छोटा पानी का ड्रॉप्स है, पानी के कण हैं। पानी के कणों में भी आप जब पढ़ेंगे तो बीच में देखना, दूसरे पेन से दिखाने, दूसरे कलर से दिखाने की कोशिश करते हैं, बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है जिसको इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं इंग्लिश में, आणविक सतह या जगह जो भी बोलो, इंटरमोलिक्यूलर शॉर्ट में लिख देते हैं, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोलते हैं। ये यहाँ पे प्रेजेंट होता है चूंकि वाटर ड्रॉप्स के बीच में उसी जगहों के बीच में जब आप इसमें शुगर ऐड करते हैं या सॉल्ट ऐड करते हैं, तो 1 चम्मच शुगर या सॉल्ट डालने के बाद इन्हीं जगहों के बीच में वो जाके बैठ जाते हैं, वो अलग से अपना कोई स्थान नहीं बनाते। यही कारण है कि वाटर का जो लेवल है वो आगे नहीं बढ़ पाता, उतने तक ही रह जाता है। समझ में आया ऐसा क्यों जी होता है? मैम। जी लेकिन मैम। इफ यू आर एडिंग मोर देन 1 स्पून, देन ये रिएक्ट करेगा, दिखाएगा कि हाँ इसका लेयर बढ़ेगा। जब आप 1 चम्मच से ज्यादा 2 3 4 5 चम्मच ऐसे डालेंगे, देन यू विल रियलाइज कि हाँ इसका लेयर बढ़ रहा है, क्योंकि उसके बीच ये वाटर ड्रॉप्स के बीच में जितना जगह है, जितना पानी आपने भरा है, उतने वाटर ड्रॉप्स के बीच में, पानी के बूंदों के बीच में जितना स्पेस रहेगा, उतना ही नमक या चीनी वो पचा पाएगा, उतना ही वो डाइजेस्ट कर पाएगा। लेकिन उसके लेयर से ज़्यादा जैसे आप ऐड करने लगेंगे, तो वो अपने लेयर को, पानी अपने लेयर को फिर ऊपर करना शुरू कर देगा, क्योंकि शुगर या सॉल्ट जो है बेटा, इसकी अपेक्षा थोड़ा सॉलिड होने की वजह से इसकी तलहटी में बैठना, जमना शुरू कर देता है। समझ गए? बट हाँ, जितनी कैपेसिटी है, जिसको आप इतना डिजोल्व कर सकते हैं, जैसे 1 चम्मच से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप लोग घर में भी करके देख लेना, ठीक है? जी मैम। आपके अनुसार नमक या शुगर का क्या हुआ? मेरे हिसाब से क्या हुआ, मैंने बताया, ये कहाँ गायब हो गए? क्या जल के स्तर में कोई बदलाव आया था? नहीं, ऐसा कोई भी बदलाव नहीं आएगा। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए हमें इस विचार को स्वीकार करना होगा कि सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। जाहिर सी बात है, सारा जो पदार्थ है वो कणों से मिलकर बना है, तभी तो पदार्थ के छोटे छोटे कणों के बीच में दूसरे पदार्थ का जो कण है वो घुस गया, छिप गया, रह गया वहां पे। उपरोक्त क्रियाकलाप में चम्मच में रखी गई नमक या शर्करा अब पूरे पानी में घुल गई है, जैसा दिखाया गया है। ठीक है, ऐसा समझ में आया? यहाँ तक कोई, किसी को भी कोई दिक्कत है? नहीं मैम। हाँ, हम सब अब क्या कर, हाँ जी बोलिए, क्या बोल रहे हैं? नहीं मैम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब क्या करना है आपको, यहाँ पे इतना ही किया है। जब हम जल में नमक घोलते हैं, तो नमक के कण जल के कणों के बीच के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। जैसा मैंने समझाया वो बातें इन्होंने यहाँ पे लिख दी हैं। जूम करके देख लेना, दिख रहा है सबको? जी मैम। नहीं दिख रहा है तो पीडीएफ सेंड किया है मैंने, ऐसे फिर भी सेंड कर दूंगी। यहाँ पे वाटर का लेयर, ये बीकर है बेटा, ये जो बीकर है, कभी भी दूसरे जगह पे अगर मान लो शेप नहीं बना है तो याद रखना, बीकर एक प्रकार का छोटा सा पॉट है जब एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया जाता है। यहाँ पे जो भी लिखा है समझ गए होंगे।
पदार्थ के ये कण कितने छोटे होते हैं। दूसरा प्रॉपर्टी जानना है, हम लोगों ने जान लिया कि ये बना कैसे होता है, तो हम निष्कर्ष पे भी पहुंच गए कि ये जो कण है कहीं ना कहीं छोटे छोटे कणों से मिलके निष्कर्ष ये निकला ये एक्टिविटी से कि सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। और पहला जो था कि पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है, ये इसकी प्रॉपर्टी थी जो कि भौतिक स्वरूप था। इसके बाद है पदार्थ के कण अब छोटे होते हैं तो कितने छोटे होते हैं। इसके लिए भी दूसरा एक्सपेरिमेंट है, आसानी से समझ जाओगे, जल्दी जल्दी बताने की कोशिश करते हैं। आपको एक केमिकल का नाम दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट। जब इसको पानी में डिसॉल्व करते तो पिंक कलर का रंग आपको दिखेगा। इसका 2 या 3 क्रिस्टल आता है। एक्चुअली ये थोड़ा सा सॉलिड फॉर्म में होता है, ऐसा छोटा सा दाना जैसा होता है। उसको 100 ml पानी में आपको घोल देना है। ये देख रहे हो, यहाँ पे देखो ये 100 ml पानी लिया गया। अब सेकेंड वाले में ऐड कर दिया गया है पोटेशियम परमैंगनेट, जो स्पून से आपको दिखाया जा रहा है कि स्पून के थ्रू ऐड कर दिया गया। इस घोल में से लगभग 10 ml घोल, अब क्या करना है कि चूंकि 100 ml का घोल हमने बनाया, इसमें से 10 ml लेकर के 10 ml देखना यहाँ एरो से दिखाया जा रहा है, लेकर के आपको दूसरे 100 ml वाले बर्तन में, जिसमें भी 100 ml पानी है, यहाँ पे सिर्फ पानी था बेटा, इसमें से 10 ml निकाल करके इस सॉल्यूशन को फिर इसमें डाल दिया गया। फिर इसमें से 10 ml निकाल करके इसमें डाल दिया गया, इसमें भी पानी ही था, इसमें ऐड कर दिया गया। फिर इस वाले वाटर में जहाँ पे थोड़ा सा पहले से ही 100 ml पानी था, उसमें फिर ऐड कर दिया गया। यानी हर एक बार दूसरे में से 10 ml लेके प्योर पानी में ऐड किया जा रहा है। थोड़ा सा इरेज करते हैं फिर समझ में आएगा। फिगर को थोड़ा ध्यान से देखोगे समझ में आ जाएगा कि पहले हम लोगों ने पानी में 10 ml वो पोटेशियम परमैंगनेट के 2-3 क्रिस्टल डाल दिए। फिर 100 ml का जो पूरा अच्छा पिंक वाला सॉल्यूशन बना था, उसमें से 10 ml लगभग 1 चम्मच के बराबर या थोड़ा सा ज्यादा, उसको 100 ml पानी में, शुद्ध पानी में ऐड किया, तो वो भी पिंक कलर हो गया। फिर उसके बाद फिर हाँ दिख तो रही है, फिर 100 ml पानी में ऐड किया, फिर 100 ml पानी में ये दोहराया। इफ यू आर मतलब अगर चाहो तो आप इस प्रोसेस को जितना लंबा चलाना चाहो चलाओ, आपको क्या मिलेगा रिजल्ट। यहाँ तो इस वाले इमेज में देखना, ये पहला ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। आपको ए वाले में तो प्योर पानी था, फिर बी वाले में तो तुरंत पोटेशियम परमैंगनेट घुलाया गया था। सी वाले में देखो, बी वाले के कंपेयर में लाइट थोड़ा सा पिंक कम दिख रहा है, ध्यान से देखोगे। फिर डी वाले में देखो तो सी और बी के कंपेयर में भी कम लाइट पिंक दिख रहा है। फिर ई वाले में देखो तो ए, बी, सी और डी के कंपेयर में थोड़ा सा एकदम कम लाइट पिंक दिख रहा है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? दिख रहा है। ये समझाना है कि ये जो पूरा, इसमें तो आपने पूरा क्रिस्टल ही डाला था, इसमें से जब 10-10 थोड़ा आप दूसरे को दे रहे हो, जिसमें भी ऐड कर रहे हो, उसका कलर भी चेंज हो रहा है पानी का। लेकिन क्योंकि इसमें आपने 2-3 क्रिस्टल घोले थे, या इसमें से जो 10 ml लिए हो, तो उस 10 ml में पोटेशियम भी होगा, साथ साथ पानी भी होगा, जो आप दूसरे 10 ml में 100 ml में डाल रहे हो ना। अगर इसी को बार बार एफ तक ले आया जाए, अगर एफ वाले बर्तन में ले आया जाए, तो ये इससे भी कम पिंक होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा मैम। हो जाएगा। और एक और बार अगर कोशिश करके रखोगे एफ जी में, तो पता चलेगा कि वहां पे तो पानी में कलर कोई चेंज हुआ ही नहीं। होगा कि नहीं होगा? जी मैम होगा। इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो पोटेशियम परमैंगनेट का जो पार्टिकल्स था, यहाँ पे आया तो थोड़ा इसकी अपेक्षा, बी की अपेक्षा अगर ध्यान से देखोगे, बी की अपेक्षा इसमें थोड़ा कम आपको दिखेगा। सी में बी की अपेक्षा इसमें कम दिखेगा, इससे भी कम इसमें दिखेगा और इससे भी कम इसमें दिखेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं पहले वाले में ज्यादा था, थोड़ा थोड़ा दे रहे हो ना, थोड़ा थोड़ा दे रहे हो तो थोड़ा होता जाएगा। फिर एक टाइम आएगा जो पूरा दिखेगा ही नहीं। समझ रहे हो इस मतलब को कि कहीं ना कहीं। हाँ बोलिए। पोटेशियम परमैंगनेट की जो घोल है ना, वो कम हाँ। होती जा रही है, पानी की मात्रा ज्यादा हो रही है इसलिए। पानी की मात्रा ज्यादा हो रही है, और पोटेशियम परमैंगनेट भी तो बेटा कम ही हो रहा होगा ना, क्योंकि ए में ज्यादा है तो फिर इसमें पानी भी ज्यादा हो गया ना उसके कंपेयर में। सोचो तो जरा, है ना? कम होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। या खुशबू होगा कि नहीं? और नहीं, अगर इस एग्जाम्पल को नहीं अगर ध्यान देना है, तो इस जगह पे आप ये समझ लो कि एक ग्लास है ऐसा, जिसमें आपने 1 चम्मच नमक घोला। ये ग्लास है और इसमें आपने नमक घोला। ए था, बी था, सी था, डी था और ई था। तो आपने बी वाले में नमक घोला। अब उस नमक पानी में से थोड़ा 1 चम्मच लेके 100 ml वाले सी वाले वाटर में आप डाल दिए, तो उसके कंपेयर में, बी के कंपेयर में सी वाला पानी हल्का नमकीन लगेगा कि नहीं लगेगा? लगेगा। और अगर सी से भी 10 ml लेके हम डी वाले पानी में डाल दें, तो डी वाला और कम लगेगा जी। और ई वाला भी और कम लगेगा, क्योंकि उससे भी लेके आप 10 ml डाल दिए यहाँ पे, लगेगा ना और कम?
यस मैम। हाँ, तो कहने का मतलब अगर इस प्रक्रिया को आप 5 से 8 बार और दोहराते हैं, तो क्या होगा, आपका जो केमिकल है, आपने जो सॉल्यूशन बनाया, वो और लाइट होता जाएगा और हल्का होता जाएगा। हल्का समझ रहे हो? यहाँ पूरा पिंक था, फिर उससे कम पिंक, उससे कम पिंक, और कहीं न कहीं उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा मिलती जा रही है, ज़्यादा घुल रही है। जब किसी भी केमिकल्स को ज़्यादा से ज़्यादा पानी में घोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं डाइल्यूट करना, यानी उसके केमिकल नेचर को हम कमज़ोर कर देते हैं। क्योंकि इसमें कोई अब छोड़ो, उतना नहीं जाएँगे, क्योंकि वो जो है ना, उतना हार्ड नहीं रहेगा, पानी जब आप ऐड ज़्यादा कर दोगे तो। समझ में आया? जैसे टोमेटो का सॉस है, उस 1 चम्मच टोमेटो सॉस लो, उसमें थोड़ा-सा पानी डालो तो उसका कलर अलग रहेगा। फिर ज़्यादा पानी डाल दोगे तो टोमेटो का सॉस पता ही नहीं चलेगा, लगेगा कि पानी में बस कुछ घुला है। उसी तरीके से आप किसी भी केमिकल में जब पानी को जितना ज़्यादा ऐड करते हैं, तो वो तनुकृत होता है, शुद्ध हिंदी में बोले तो, या डाइल्यूट करना या कमज़ोर करना बोलते हैं। हाँ, लास्ट में एक ऐसा समय आएगा कि कोई भी प्रभाव ही नहीं देखे। सोचो ना फलक, अगर इसी वाले ई को आप एक बार और कर लो, एफ के बाद जी कर लो, जी के बाद एच कर लो, यहाँ लिखा है ना कि 5 से 8 बार और दोहराइए, तब एक समय ऐसा आएगा कि पानी का कलर चेंज होगा ही नहीं। आपका पानी यहाँ पे ही कितना हल्का पिंक दिख रहा है। अगर 2-4 और गिलास रख लो, बीकर रख लो इस तरीके का, तो क्या एक समय ऐसा आएगा कि इसमें कोई चेंज ही नहीं होगा, है कि नहीं? मैम वो पानी ही दिखेगा। हाँ, वो पानी ही दिखाई देगा, लगेगा ही नहीं कि उसमें कुछ घुला हुआ है। हाँ, तो अब यहाँ तक आई होप सब समझ गए हो। यहाँ पे लिखा है, अनुमान लगाइए कि पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। आपको अब दिमाग लगाना है कि पदार्थ का कण, जो कोई भी पदार्थ है, इतना छोटा मॉलिक्यूल से उसका कण इतना छोटा है कि आप उसको पानी में घोल रहे हैं, फिर दूसरी बार उसको मिला रहे, तीसरी बार मिला रहे, तब तक अपना गुण 3-4 बार तक देख रहे हो कि बनाए रखा हुआ है। अपना गुण बहुत देर तक बनाए रखता है जब आप इसको किसी चीज में घोल देते हैं। तो पदार्थ कहीं ना कहीं इतना छोटा है इसका कण कि यहाँ तक आ गया। इसका कण जो है आपको यहाँ तक दिख रहा है, ई तक, एफ तक दिख रहा है, यहाँ तक कैरी फॉरवर्ड हो गया। कहीं ना कहीं इसके कण घुले हैं, तभी तो यहाँ पे लाइट पिंक दिख रहा है। इसके कण कहीं ना कहीं बहुत छोटे हैं जो आगे तक बढ़ गए। प्रत्येक बार तनुकृत का मतलब डाइल्यूट करना, घोलते रहना, करने पर घोल का रंग हल्का होता जाता है। जैसे जितनी बार आप घोलते जाएंगे, यानी कि पानी ऐड करते जाएंगे, आपका जो घोल का रंग है वो लाइट होता जाएगा, हल्का होता जाएगा। अगर इसी तरीके से आप शरबत बनाते हो, पानी में नमक चीनी डाल के, फिर उसको फिर एक एक चम्मच निकाल के पानी ऐड करते जाओ, एक समय फीका लगने लगेगा, पीने में पता ही नहीं चलेगा नमक डाले हो कि नहीं, चीनी डाले हो कि नहीं। फिर भी पानी रंगीन नजर आता है। तो यहाँ पे इसकी बात की जा रही है कि फिर भी पानी कितनी बार भी घोलो, यहाँ पे रंगीन नजर आ रहा है। लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि इसका इफेक्ट नहीं दिखेगा, जैसा फलक ने कहा। ठीक है, यह प्रयोग दर्शाता है कि पोटेशियम परमैंगनेट के बहुत थोड़े से क्रिस्टलों से पानी की बहुत अधिक मात्रा भी रंगीन हो जाती है। कंपेयर कर रहे हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट को हमने थोड़ा डाला, इसका 2 या 3 क्रिस्टल डाला, लेकिन पानी तो लगभग 100 ml था, है ना? हमारे बीकर में पानी कितना था? 100 ml था ना? उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एक छोटे से क्रिस्टल की मदद से हम रंगीन बना देते हैं। तो ये कह रहे हैं कि क्रिस्टल की अपेक्षा में पानी कितना अधिक था, फिर भी उस क्रिस्टल ने पूरे पानी को रंगीन बना दिया। तो सोच लो उसका पार्टिकल्स कितना स्ट्रांग होगा, और जाहिर सी बात है स्ट्रांग है तभी तो रंगीन कर दिया है। अब बहुत छोटा-छोटा है, देखने में थोड़ा-सा गोला लग रहा होगा, जैसे ऐसे क्रिस्टल जैसा टुकड़ा होगा। इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पोटेशियम परमैंगनेट के केवल एक क्रिस्टल में कई सूक्ष्म कण होते हैं। जाहिर सी बात है, एक छोटा सा काला नमक का गोला ले लो, काला नमक जिसको आप सिन्हा नमक बोलते हैं। सिन्हा नमक पहले आता था पत्थर में आता था, पत्थरों जैसा टुकड़ा होता था। तो छोटा सा जब आप उसको तोड़ते ना, तो बहुत ज्यादा आपको चटखारा लगता, बहुत ज्यादा नमकीन होता, जो बहुत बहुत ज्यादा नमक जैसा ऐसा लगेगा। तो इसके जो कण है, कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारे छोटे छोटे कण मौजूद हैं, तभी तो छोटा सा गोला मौजूद है। नहीं तो ऐसे समझो, जब आप आटे की चपाती बनाने जाते हो तो एक गोला बनाते हो ना, एक गोला बना के फिर उसको बेलते हो, तो उस आटे की लोई में छोटे छोटे आटे के पार्टिकल्स मौजूद है कि नहीं मौजूद है? सूक्ष्म कण है कि नहीं? आटे का कितना छोटा छोटा कण होता है, जब आटा एकदम आटा पाउडर के रूप में होता है तो कितना छोटा छोटा कण होता है कि अगर आप उसको पंखे के सामने भी थोड़ा देर ले आए तो इधर उधर उड़ने लगेगा, है ना, पाउडर के जैसा। तो उसके कण कितने छोटे हैं। ये कण छोटे छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं। यहाँ पे विभाजित होने का मतलब, जैसे ही पानी में डालते हैं, पानी में चीनी का ही थोड़ा सा आप ये डाल दो, चीनी का थोड़ा थोड़ा क्रिस्टल डाल दो 1 चम्मच, तो पानी में क्या होता है, चीनी एक समय ऐसा आता है कि घुल करके वो जो चीनी का जो छोटा छोटा कण होता है, क्रिस्टल जिसको बोलेंगे, वो क्रिस्टल पूरा घुल जाता है और गायब हो जाता है कि नहीं?
गायब हो जाता है ना। जी हाँ, तो वो कण क्या है कि छोटे-छोटे कणों में विभाजित होते रहते हैं, टूटते रहते हैं। इसी की वजह से पानी में आसानी से घुल जाता है। अंततः अंततः एक स्थिति में ये कण और छोटे भागों में विभाजित नहीं किए जा सकते। एक स्थिति ऐसी आई कि इसके बाद ये छोटे कण में डिवाइड ही नहीं हो पाएंगे। अब जैसे ये मान लो कि एक गोला है, इसको थोड़ा छोटे पार्ट में डिवाइड किए इतना बढ़ाया, फिर छोटे पार्ट में डिवाइड किए इतना बढ़ाया, फिर छोटे पार्ट में डिवाइड किए इतना बढ़ाया, फिर छोटे पार्ट में इतना। इससे भी छोटा पार्ट डिवाइड कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं ना। तो किसी भी चीज का, किसी भी पदार्थ का एक लास्ट पोजीशन है कि उसके बाद आप उसको छोटे टुकड़ों में नहीं तोड़ पाएंगे। चीनी का ही दाना है तो थोड़ा थोड़ा छोटा टुकड़ा आप कर सकते हो, उससे छोटा टुकड़ा आप नहीं बना पाओगे। नमक का ही जो कण है उससे छोटा टुकड़ा आप फॉर्म नहीं कर पाएंगे। एक लिमिटेशन है किसी भी चीज का। पोटेशियम परमैंगनेट की जगह अगर आप 2 ml डेटॉल से भी हम ये एक्टिविटीज कर सकते थे। डेटॉल का स्मेल आपको बता देता कि वहाँ पे कितना ज़्यादा स्मेल है। पहले वाले में ज़्यादा स्मेल रहता, उसके कंपेयर में दूसरे वाले में थोड़ा रहता, फिर DE तक आते तो थोड़ा कम हो जाता है कि नहीं। लगातार तनुकृत होने पर भी उसकी महक हमें मिलती रहती है। तो जाहिर सी बात है डिटॉल के स्मेल को इसलिए यूज करने के डिटॉल को बोल रहा है क्योंकि उसकी स्मेल बरकरार रहती है। एक लास्ट स्टेप में थोड़ा सा कम दिखेगा फिर भी उसकी गंध आती रहती है क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स है, उसके जो कण है इतने छोटे हैं कि उसको बार बार तक, बहुत देर तक उनको उसका स्मेल मिलता ही रहेगा। या ऐसे भी डिटॉल वगैरह जब एज एंटीसेप्टिक आप यूज करते हो, फिर भी थोड़ी देर यूज किया है लेकिन उसकी स्मेल आपको लगभग बहुत देर तक मिलती रहेगी, है कि नहीं। तो कहीं ना कहीं उसके छोटे कण इतने ज्यादा हैं, इतने ज्यादा स्ट्रांग है, इतने देर तक बरकरार हैं कि उसकी स्मेल हमें आ रही है। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब कि आप इससे भी छोटा बना सकते हो, लेकिन कहने का मतलब कि एक इतना छोटा कि उससे ज्यादा अब लिमिटेशन नहीं है भाई कि हो जाए। हर चीज की एक लिमिटेशन है। अब थर्ड वाला पॉइंट जो दिया है कि पदार्थ के कणों की अभिलाक्षणिक गुण क्या है। पदार्थ के कणों का कुछ गुण होता है, उसके बीच स्थान होता है, उसके बारे में पढ़ना है। एक्टिविटी 1.1 और 1.2 में नमक, शर्करा, डेटॉल या पोटेशियम परमैंगनेट के कण समान रूप से पानी में वितरित हो गए थे। वो जो बर्तन था उसमें नमक, चीनी या डेटॉल जो भी डालोगे तो उस पानी में क्या होगा, क्या, इसी को दिखा देते हैं यहाँ पे। इस बीकर में जब आपने ऐड किया था, इस बीकर में जब आप पोटेशियम परमैंगनेट ऐड किए तो सब जगह समान रूप से फैला होगा, सब जगह समान रूप से फैला होगा, इक्वल इक्वल फैला होगा कि ऐसा एक ही जगह आके बैठ गया, ऐसा हुआ होगा, एक जगह आके नहीं बैठा होगा। नहीं बैठा मैं। क्योंकि पानी यहाँ तक है, पानी के कण यहाँ समान मात्रा में मौजूद हैं, तो हर एक जगह समान मात्रा में घुल गया होगा, है कि नहीं, है ना। हाँ, तो वही बोल रहा है कि समान रूप से पानी में वितरित हो गए होंगे, सभी जगह समान रूप से बट गए होंगे उसके कण। कोई भी चीज आप डाल दो, सपोज नमक ही आपने डाला। इसी प्रकार जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। इससे पहले ही मैंने बताया कि आखिर क्यों लेयर नहीं बढ़ा, क्योंकि पानी के कणों के बीच में स्पेस होता है, उस कणों के बीच में ही वो छिप जाते हैं, रह लेते हैं, जिसकी वजह से लेयर ऊपर नहीं उठता है। तो ये बात दर्शाती है कि पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है, पर्याप्त स्पेस होता है या नहीं, रिक्त स्थान होता है या नहीं, होता है ना। जी मैम, अगर छूट गया तो जाहिर सी बात है। नेक्स्ट है कि पदार्थ का जो कण है निरंतर गतिशील है। अब आपको समझाना है कि कैसे पदार्थ का कण हमेशा मूव कर रहा है, हमेशा घूम रहा है, यानी वो एकदम सुस्त होकर नहीं बैठा हुआ, एक्टिव है। अपनी कक्षा के किसी कोने में एक बुझी हुई अगरबत्ती रख दे, बुझा हुआ रखना है अगरबत्ती। इसकी सुगंध लेने के लिए आपको कितने समीप जाना पड़ेगा। अब बुझा हुआ है तो कितना उसके पास जाओगे जो आपको स्मेल देगा, थोड़ा सा सोच लो। बुझा है तो क्या स्मेल देगा वो, चाहे नहीं देगा। नाक के पास कितना भी बैठा, नाक ही के पास एकदम पकड़ लो फिर भी स्मेल नहीं देगा ना, उसमें कुछ होगा ही नहीं, तो कहाँ से स्मेल देगा। लेकिन अब एक अगरबत्ती आपको जलानी है और पूजा रूम में रख दो, पूजा के पास रख दो जहाँ पे भगवान का पूजा कर रहे हो। वहां से थोड़ी देर में देखोगे कि जो अगरबत्ती के छोटे छोटे कण हैं आपके पूरे कमरे में, जैसे पूजा अगर आपने यहाँ पे की तो अगरबत्ती यहाँ जलाए हो आप, लेकिन इसका जो पूरा जो स्मेल है पूरे रूम में समान रूप से फैल जाएगा, धीरे धीरे पूरे रूम को अपनी स्मेल से भर देगा, है कि नहीं। अब आपको अगरबत्ती के पास जाने की जरूरत है उसकी स्मेल लेने के लिए, नहीं। आप उस कमरे में ही जाएंगे तो आपको आराम से उसका स्मेल, सुगंध आने लगेगा। तो क्या होता है जब जला देते हैं तो
क्या दूर से ही इसकी सुगंध आपको मिलती है? हाँ, मिलती है। तो ये बताता है कि जब आप अगरबत्ती को जला रहे हैं तो उसका जो कण है, उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक्टिव फॉर्म में है और वो मूव कर रहे हैं, जो कि आपके एक स्थान से एक स्थान पे आपने जलाया अगरबत्ती और मूव करते-करते पूरे कमरे को उन्होंने भर दिया है कि नहीं? तो ये प्रोसेस होता है। अब यहाँ पे समझा रहे हैं आपको। जल से भरे 2 ग्लास या बीकर लेना है आपको। पहले बीकर के एक सिरे पर सावधानी से 1 बूंद लाल या नीली स्याही डाल दें। मतलब 2 ग्लास लिए या बीकर लिए तो सपोज दैट 1 वाला ले लिए। अब यहाँ पे क्या नीचे में किया होगा, हाँ ना, इन्होंने नहीं किया है। इसके दीवार पे थोड़ा-सा स्याही डालना है, लाल या ब्लू आप कुछ भी डाल सकते हैं और 2 बर्तन लिया गया है, ध्यान रखिएगा। और क्या बोल रहे हैं? और दूसरे में शहद डाल दें। अब दूसरे के किनारे पे क्या डालना है? शहद डालना है। तो आप शहद डाल दीजिए, आपकी मर्जी। किनारे पे सावधानी से एक सिरे पे डालना है, यानी किनारे पे। इनको अपने घर में या कक्षा के कोने में रख दें। अब अपने ऑब्जर्वेशन को नोट करें। क्या करना है? इस तरह के ग्लास को एक स्याही लगा करके अपने घर के कमरे में या किसी भी कॉर्नर पे आप रख सकते हैं, अपने क्लास में भी रख सकते हैं। स्याही की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही की बूंद को डालने के बाद एक बूंद, अच्छा, इसको आपको डालना है और दूसरे में शहद डाल दें, मतलब एक सिरे पर डाल देना है, एक सिरे से। शहद की बूंद डालने के तुरंत बाद आपने क्या देखा? स्याही का रंग पूरे जल में एक समान रूप से फैलने में कितने दिन या घंटे लगे? स्याही का जो बूंद है किनारे पे रखोगे, मतलब ग्लास है, ग्लास के किनारे पे सपोज डेट यहीं से आप डाल दो, तो इसको पानी के अंदर आकर के पूरे पानी को कलरफुल बनाने में, ब्लू या रेड करने में, अगर ब्लू है तो कितना टाइम लगेगा? ज़्यादा लगेगा या कम? जल्दी नहीं, कम लगेगी मैम शहद और के यहाँ पे शहद है, शहद पूरा पानी ये भी इतना भरा हुआ है। अब शहद का बूंद इसको आकर के मीठा करने में इसको कितना टाइम लगेगा? हाँ, बोलिए रोशन। मैम इसमें सयांता काम करती है ना, सयांता बोलते हैं ना उसको, स्याही और शहद। हाँ, हेलो। वो तो अलग बात है। यहाँ पे ये शहद बता ही रहे हैं, होती है। 1 मिनट, यहाँ पे ये बताने के अंदर जब वो आएगा तो पानी का जो ये लेयर है यहाँ तक इसको फैलने में कितना टाइम लगेगा, ये टाइम की बात कर रहे हैं। क्या अगरबत्ती वाले कंडीशन की अपेक्षा ज़्यादा लगेगा या कम लगेगा? इंक ये का कंपेयर, हाँ, इंक का बोलिए। जल्दी होना चाहिए मैम। इंक का जल्दी होगा या शहद का? तो आप इंक का जैसे, इंक का जल्दी होगा, अच्छा, शहद का थोड़ा टाइम लगेगा मैम। तो जाहिर सी बात है अगरबत्ती वाले कंडीशन से आपको कहीं ना कहीं इन दोनों में ज़्यादा समय लगेगा कि नहीं? क्योंकि अगरबत्ती को आप जैसे जलाते हो अपने कण को, अपने जो पार्टिकल्स हैं उसको तुरंत बिखेरना शुरू कर देता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा फॉर्म में आ जाता है। लेकिन यहाँ पे स्याही जो है तुरंत तुरंत तो नहीं डिजॉल्व होगा, इट विल टेक टाइम, ये टाइम लेगा। शहद भी आपको बेटा थोड़ा टाइम लेगा, लेगा कि नहीं लेगा? ठीक है ले मैम। हाँ, लेगा। वो बात अलग है कि स्याही पहले घुल जाएगी और पूरा एक समान रूप से बढ़ जाएगा। शहद को थोड़ा डिसॉल्व होने में टाइम लगेगा, अलग बात है। लेकिन हाँ, एक समान रूप से जल में फैलने में यहाँ पूछा गया है कि कितने दिन या घंटे लगते हैं। तो ज़ाहिर-सी बात है टाइम तो अगरबत्ती वाले कंडीशन की अपेक्षा ज़्यादा लगेगा। कहीं न कहीं ये इससे ये भी पता चलता है कि हाँ, जितना भी टाइम लगे लेकिन एक समान रूप से वो फैलेगा ज़रूर और वो जो पानी है, पानी के सभी सतह पे बराबर आपको थोड़ी देर में जब वो पूरा पानी के अंदर घुलेगा तो आपको दिखने लगेगा कि हाँ, इसमें पूरा कलर जो है सभी जगह समान रूप से वितरित है। ऐसा नहीं दिखेगा कि मैम जैसे कि जब वो घुलेगा तब। हाँ, बोलिए। मैम जैसे कि दूध में शहद डालने पर ऊपर तैरने लगता है, तो इसकी वजह कि उसमें फैट रहता है, तो जल्दी घुल नहीं पाता है। हाँ, वो बात अलग इसमें है, वो ज़्यादा कॉन्सेप्ट अलग है, उसको आप चम्मच से जब हिलाएँगे, मिलाएँगे तब थोड़ा आसानी से घुलेगा, अलग बात है। लेकिन यहाँ पे जो बोला जा रहा है जैसे चीनी ही है, तुरंत चीनी हम डालते हैं, तो तुरंत तो नहीं घुल जाता ना, उसको आप जल्दी डिसॉल्व करने के लिए क्या करते हो? चम्मच से सेक करते हो कि नहीं? मिलाते हो कि नहीं? जी, क्योंकि जी, चीनी का जो करते हैं। क्रिस्टल है, वो नमक की अपेक्षा थोड़ा बड़ा है, तो जो इस टाइप का सॉलिड टाइप का सब्सटेंस रहेगा उसको डिसॉल्व करने में, जो जिसके कण आपस में जैसे जिसके कण आपस में बहुत तेजी से एक दूसरे को पकड़े होंगे, जो भी पदार्थ आप पानी में ऐड करो तो उसको घुलने में टाइम लगेगा। लेकिन कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जैसे कि छोटी छोटी टिकिया आती है, जैसे दवा दवा का जो भी इंग्लिश मेडिसिन आता है उसको आप पानी में डालोगे थोड़ी देर में देखोगे घुल जाएगा, क्योंकि उसके जो दवा की जो टिकिया के थोड़े थोड़े कण हैं वो उतने स्ट्रांग नहीं होता, हार्ड नहीं होता, तभी तो दांत से भी बच्चे काट के फेंक देते हैं। और कहीं न कहीं अब जैसे ईंट है, ईंट जैसे चीज़ जैसे मिट्टी है, मिट्टी को घुलने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन फिर भी जल्दी घुल जाएगी। क्या ईंट इतना आसानी से घुलेगा? ईंट को अब घुलने के लिए तो मिक्सर ग्राइंडर चलाना पड़ेगा या किसी चीज़ से मारना-वारना पड़ेगा, है ना?
वो जी। कहने का मतलब है कि कहीं न कहीं इसके कण समान रूप से वितरित हो जाएँगे। कितने दिन टाइम लगेंगे इनकी बात कर रहा है, तो एक को ज़्यादा लगेगा, जैसे इंक थोड़ा जल्दी घुलेगा और ये जो शहद है, उसके कंपेयर में उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम लग जाएगा क्योंकि वो उतनी आसानी से नहीं घुलता है। पानी में भी आप जब डालते हैं, तो इसके लिए एक टेस्ट भी हुआ था, जो पानी की सतह पे जो शहद आसानी से तैरने लगता है, उसको हम लोग मतलब अच्छा शहद नहीं मानते हैं। आगे खैर छोड़िए, उतना जानना ज़रूरी नहीं है। एक ग्लास गर्म पानी से और दूसरा ठंडे पानी से भरे ग्लास में कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट का एक क्रिस्टल डालें और एक ओर रख दें, हिलाएँ नहीं। यानी कि एक गर्म पानी में एक ग्लास गर्म पानी है, दूसरा ठंडा पानी है। उसमें एक में क्या करना है, कॉपर सल्फेट का ही नाम है, याद रखिएगा कॉपर सल्फेट का ही नाम है पोटेशियम परमैंगनेट। या है ना? क्या या है? या तो कॉपर सल्फेट या पोटेशियम परमैंगनेट। क्या करना है? एक ही। एक ही चीज़ लेकर के आपको पानी में डालना है। गर्म पानी में डालना है या ठंडे पानी में। एक क्रिस्टल डालें और जोर से रख दें। एक और रख दें। हिलाना नहीं है आपको, चम्मच की तरह चलाना नहीं है। क्रिस्टल को क्या करना है कि सतह पर बैठने देना है ताकि वो नीचे तलहटी में जाकर के बैठ जाए। गिलास में ठोस क्रिस्टल के ठीक ऊपर क्या दिखाई देता है? ग्लास में ठोस क्रिस्टल के ऊपर क्या दिखाई देता है? समय बीतने पर क्या होता है? इससे ठोस और द्रव के कणों के बारे में क्या पता चलता है? क्या तापमान के साथ मिश्रित होने की दर बदलती है और क्यों? यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें समझ में आएँगी कि एक गर्म पानी है, एक ठंडा पानी है। तो गर्म पानी में तेज़ी से कोई चीज़ घुलता है या ठंडे पानी में? गर्म पानी में मैम, हाँ, तापमान बढ़ने पर उसकी गति भी बढ़ती है, किसी हाँ, पदार्थ की हाँ, घोलने की कैपेसिटी बढ़ जाती है गर्म पानी में। अच्छा ठीक है। उसमें उसकी दर तेज़ हो जाती है गर्म पानी में और जैसे हम चाय बनाते हैं और चीनी डालते हैं, तो उसके घुलने का जो स्पीड है वो बढ़ जाता है कंपेयर टू वही ठंडे पानी में जब आप शरबत घोलने आओ। इसके साथ-साथ इसके जो ठोस क्रिस्टल हैं, आसानी से घुल के ऊपर की ओर आने लगते हैं। इसलिए ऊपर की ओर आने लगते हैं कि उनको जो है ना वाटर के सभी जगह पे समान रूप से फैलना है ना? तो इसलिए ऊपर की ओर आने लगते हैं। और ठोस और द्रव कणों के बारे में क्या पता चलता है? ठोस और द्रव कणों के बारे में क्या पता चलेगा कि ठोस कण घुलने में थोड़ा टाइम लेगा, लिक्विड कणों को क्या है ऐसा कोई टाइम नहीं लगता है। ज़ाहिर-सी बात है, ठोस कण धीरे-धीरे घुलेगा, थोड़ा टाइम लगेगा लिक्विड की अपेक्षा में। वहीं पे हम पानी में अगर दूध डालते हैं, तो बड़ी तेज़ी से वो डाइल्यूट हो जाता है कि नहीं? है ना? तो सब चीज़ों का जैसा बनावट है, उसके हिसाब से टाइम लेगा। जैसे ज़्यादा कठोर चीज़ों को पानी में घुलाने के लिए हमको भी थोड़ा मेहनत करना पड़ता है। जैसे चीनी को पानी में घुलाने के लिए चम्मच से आप जल्दी-जल्दी मिलाएँगे, तो वो जल्दी से घुल जाएगा। और टेम्परेचर का ये इफ़ेक्ट है, जैसे टेम्परेचर जो है, हाई टेम्परेचर, हाई फ्लेम क्या करता है, चीज़ों को उसकी जो रिएक्शन की दर को बहुत तेज़ कर देता है। यही कारण है कि कहीं न कहीं गर्म पानी में चीज़ें आसानी से पकने लगती हैं, खौलने लगती हैं। ठीक है? उपरोक्त तीनों एक्टिविटीज 1.3, 1.4, 1.5 से हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। इससे ये पता चलता है कि पदार्थ के कण निरंतर गतिशील हो रहे हैं, हमेशा मूविंग पोजीशन में चल रहा है। अब ये मत बोलना कि मैम अगरबत्ती जो बुझी हुई है, बुझी हुई अगरबत्ती में बेटा अगरबत्ती का कंटेंट है ही नहीं, वहां तो बस लकड़ी बची है किनारे में, तो वो कहाँ से जलेगी? अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। अर्थात उसमें क्या होता है, गतिज ऊर्जा होती है। तो इससे ये पता चलता है, जैसे आप चीज़ों को घोलते हैं, तो ये पता चलता है कि उसमें जो कण आप डाल रहे हैं, उसमें गति हो रही है, वो मूविंग पोजीशन में है, आराम से सुस्त नहीं बैठा हुआ है। यानी कहीं न कहीं गति हो रही है, इसका मतलब गतिज ऊर्जा है। तापमान बढ़ने से क्या होता है कि कणों की जो गतिज ऊर्जा है, वो और तेज हो जाती है। जैसे-जैसे टेम्परेचर बढ़ा दोगे, चाय आप बनाते हो तो कम फ्लेम पे बनाओ, यानी कम उसको ताप दो और ज़्यादा टेम्परेचर दे दो। ज़्यादा टेम्परेचर पे क्या होगा, तेज़ी से खौलेगा कि नहीं? अब आप खौलेगा। कम टेम्परेचर पे दूध को बॉयल करो और ज़्यादा टेम्परेचर पे दूध को बॉयल करो, तुरंत फेंक देगा, चूल्हा-वूल्हा सब तुम्हारा गंदा हो जाएगा। वही कम फ्लेम पे छोड़ दो, कम तापमान पे, थोड़ी देर में धीरे-धीरे बॉयल होते-होते वो फेंकेगा भी नहीं, मलाई बन जाएगा, है ना? गाढ़ा हो जाएगा दूध, है कि नहीं? यस मैम। इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान बढ़ने से कणों की गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। ये सब इम्पोर्टेंट पॉइंट है, थोड़ा-सा दिमाग में रखना कि टेम्परेचर बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। उपरोक्त तीनों क्रियाकलापों में हमने देखा कि पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। जैसे नमक और पानी का सॉल्यूशन ज़्यादा अच्छा रहेगा समझाने के लिए। एक गिलास पानी में जैसे आप नमक डालते हैं, थोड़ा देर बेटा आप छोड़ दोगे, अगर आप उसको चम्मच से नहीं भी मिलाते हो, तो थोड़े देर के बाद समान रूप से जो नमक के कण हैं, आपके पानी में सभी जगह पे समान रूप से फैल जाएँगे, वितरित हो जाएँगे और खुद ही पूरा पानी नमकीन हो जाएगा। ऐसा क्यों? कि कणों के बीच में रिक्त स्थान होने के कारण वो उनके बीच समावेशित हो जाते हैं, घुस जाते हैं मतलब।
दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। जैसे कि पानी और नमक का सॉल्यूशन आपने लेके छोड़ दिया और वो एक दूसरे में ही धीरे-धीरे घुलने लगे, मिलने लगे, तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? विसरण बोलते हैं। दो विभिन्न पदार्थों का, यानी एक साइड पानी है, एक साइड नमक है, उन कणों का आपस में स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। याद रखिएगा। विसरण को क्या बोलते हैं इंग्लिश में? शायद डिफ्यूजन बोलते हैं क्या? आई थिंक डिफ्यूजन बोलते हैं, देख लेना। हमें यह भी पता चलता है कि गर्म करने पर विसरण तेज हो जाता है ना? ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है? इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों होता है। यहाँ तक आप लोग को याद रखना है, रिवीजन करना है और कुछ भूलना नहीं है। तो होमवर्क यही है, रिवीजन करना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को याद कर लेना, क्योंकि हम जैसे आई वाले में कल बहुत सारे पॉइंट्स हम सबसे पूछे थे लास्ट चैप्टर में, लाइट के लास्ट चैप्टर में। उस तरीके से कोई भी डाउट होगा तो वो भी याद रखिएगा, हम कल और अच्छे से उसको समझा देंगे। तो 3 काम करना है, चैप्टर रिवाइज करना है, जितना पढ़ाया उसके आगे अगर आपको पढ़ने का मन है तो देन यू विल रीड, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद कर लेना और डाउट को दिमाग में जरूर रखना, ठीक है? Okay, ma'am. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, Thank you, ma'am. थैंक यू, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।